नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आइए तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के विषय में हम जो पढ़ रहे हैं उस मध्यकालीन इतिहास में अभी तक हमने जो ज़्यादातर कक्षाएं ली हैं, अभी तक जो हमने ज़्यादातर बिंदु पढ़े हैं वो सारे मुगल काल से संबंधित हैं, कुछ एक कक्षाओं को छोड़ करके। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मध्यकाल से ही संबंधित एक वंश की है, एक वंश के एक शासक की है, जिस वंश को हम गुलाम वंश के रूप में जानते हैं। किस वंश के रूप में? गुलाम वंश के रूप में हम जिसको जानते हैं। तो गुलाम वंश के रूप में अगर हमने पहले, आपको याद हो तो, बलबन को पढ़ा था और बलबन के विषय में हमने ये देखा था कि बलबन की रक्त और लौह नीति जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और उसी बलबन की रक्त और लौह नीति के विषय में हमने चर्चा भी की थी। तो बलबन की जो रक्त और लौह नीति थी, यानी कहने का मतलब ये कि बलबन ही गुलाम वंश से संबंधित था और इसी बलबन की मृत्यु के बाद जब सल्तनत मतलब उसके शासन में जब उठापटक चलने लगी, जब बलबन की सल्तनत में पुनः अशांति का माहौल बना, अराजकता फैलने लगी और अमीरों ने, सरदारों ने एक सम्राट की जगह ले ली, अमीरों ने या सरदारों ने जब एक सम्राट की जगह ले ली, तब उन्हीं दलों में से, यानी अमीरों का जो एक दल था जिसको हम खिलजी कहते हैं, क्या कहते हैं? खिलजी, यानी उनका एक दल था जो खिलजी गुट से संबंधित था। तो अमीरों के इस खिलजी दल का नेता कौन था? केकूबाद। यानी खिलजी नेता कौन था उस समय? केकूबाद, ये नाम है उस व्यक्ति का जो इस दल का नेता था। तो इस केकूबाद का कत्ल करके इस खिलजी दल का जो नेता है वो कौन? जलालुद्दीन। तो खिलजी नेता जलालुद्दीन ने किसका कत्ल किया? केकूबाद का। और केकूबाद का कत्ल करके गद्दी पर कौन बैठा? जलालुद्दीन, जिसने लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये है कि गुलाम वंश का जो बलबन है, उस बलबन की मृत्यु के पश्चात जब अमीरों और सरदारों का बोलबाला हो गया, जब उनका वर्चस्व बढ़ गया, जब समाज में, जब साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी, जब स्थायित्व नहीं रहा, तब अमीरों और सरदारों के खिलजी नेता कौन? जलालुद्दीन ने किसका वध किया? केकूबाद का। तो केकूबाद का वध करके जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा और जलालुद्दीन ने लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाली बात है कि यहाँ पर जलालुद्दीन जो है उसका कथित भतीजा और दामाद, यानी जो इसका भतीजा है वही इसका दामाद भी है। तो इसका कथित भतीजा और दामाद, जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने के जलालुद्दीन का वध किया और दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की सल्तनत पर ये काबिज हो गया, दिल्ली का ये शासक बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक बन गया। अब जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया और इन 20 वर्षों के अंतर्गत इसने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो स्थायी रहे, जो याद किए जा सकते हैं, जिनको स्मरण किया जा सकता है और जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक श्रेष्ठ प्रशासक था, वो एक श्रेष्ठ शासक था, एक श्रेष्ठ योद्धा था। ये बात हम इसके आधार पर कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि अगर हम अलाउद्दीन को एक श्रेष्ठ योद्धा, एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में माने,
तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अलाउद्दीन ने एक लंबे समय तक शासन किया, और लंबे समय तक शासन करने के साथ साथ इसने कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर हम अलाउद्दीन खिलजी को एक महान प्रशासक के रूप में, महान योद्धा के रूप में गिन सकते हैं, मान सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा क्यों था, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो कैसी थी, साम्राज्यवादी। कैसी नीतियां थी, साम्राज्यवादी, यानी इसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिकंदर महान की तरह क्या था, महत्वाकांक्षी। किसकी तरह, सिकंदर महान, जो विश्व विजय का सपना जिसने देखा, विश्व विजय का सपना जिसने लगभग साकार किया, उसी सिकंदर महान के पद चिन्हों पर चलने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वाकांक्षा को जीवित रखा, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कैसा था, महत्वाकांक्षी सम्राट था। यानी अलाउद्दीन खिलजी भी सिकंदर महान की तरह विश्व विजय का सपना देख रहा था, सपना संजोया हुआ था, लेकिन एक समय पर उसको ऐसी सलाह मिली कि उसे इस विश्व विजय से पहले भारत विजय का सपना संजोना चाहिए, भारत को एक सूत्र में पिरोना चाहिए, संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के बारे में विचार करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर उसने संपूर्ण भारत को जीतने का संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के उसने प्रयास प्रारंभ किया। देखिए, जितने भी मंगोल थे या मुगल थे, उन सभी ने लगभग मध्य भारत तक या उत्तर भारत तक ही अपना शासन स्थापित किया। दक्षिण भारत की ओर किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन अकेला अलाउद्दीन खिलजी है जिसने शुरुआत की दक्षिण नीति की, जिसने शुरुआत की दक्षिण विजय की। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण विजय के कारण या दक्षिण विजय के आधार पर संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य में स्थापित करना चाहता था, संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के सूत्र में पिरोना चाहता था। तो इस आधार पर ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अपनी राज्य की सीमाएं सुरक्षित भी की, और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ वो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था, यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को वो साथ लेकर के चलना चाहता था। तो इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन को कुछ विजयें हासिल करनी पड़ी, कुछ जीत हासिल करनी पड़ी, कुछ युद्ध जीतने पड़े, अपनी जो नीतियाँ हैं, अपनी जो युद्ध नीतियाँ हैं उनमें कुछ नयापन लाना पड़ा। तो सबसे पहले उसने जो जीत दर्ज की वो थी गुजरात की, यानी उत्तरी भारत से उसने शुरुआत की और उत्तर भारत से होते हुए वो कहाँ पहुँचा, दक्षिण भारत तक पहुँचा। तो अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के लिए क्या किया, अपने दो सेनापति कौन, एक था उलुग खां और दूसरा कौन, नुसरत खान। ये दो इसके सेनापति हैं। तो उलुग खान और सेनापति नुसरत खान के सेनापतित्व में इसने एक विशाल सेना को कहाँ भेजा, गुजरात में। और गुजरात में किसका उस समय शासन था, राय करण सिंह का उस समय वहाँ पर शासन था। तो उसने क्या किया, अपनी जो सेना भेजी, उस सेना से भयभीत होकर के जो राय करण सिंह है वो कहाँ भाग गया, राय करण सिंह कहाँ भाग गया, देवगिरी भाग गया। और जब राय करण सिंह देवगिरी भाग गया तो मुगल सेना ने वहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसने वहाँ के मंदिरों को खूब लूटा, वहाँ से काफ़ी धन संपदा अर्जित की, जिसमें सोमनाथ का जो मंदिर है उसको क्षति पहुँचाना भी शामिल है और उस वहाँ पर लूटपाट करना भी शामिल है। यानी सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने खंडित भी किया, वहाँ के अन्य मंदिरों को भी उन्होंने खूब लूटा। और इस विजय में, यानी ये जो गुजरात की विजय है, इस विजय में गुलाम नुसरत खान जो है या सेनापति नुसरत खान जो है वो उलुग खान को एक गुलाम के रूप में मिला, जो कि आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। क्या बना, प्रधानमंत्री। यानी जब उलुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना देकर के गुजरात विजय के लिए भेजा गया, तो वहाँ पर नुसरत खान जो है वो एक गुलाम के तौर पर सामने आया, और इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसके जो गुण हैं, इसकी जो गुणवत्ता है, वो योग्यताएं उभर करके सामने आई, और उन्हीं योग्यताओं के आधार पर इसको आगे जाकर किसका पद प्राप्त हुआ,
अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का पद इसने प्राप्त किया। फिर हम बात करते हैं रणथंभौर के विजय की। रणथंभौर की विजय, इस रणथंभौर की विजय के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ के राजा कौन थे? हम्मीर देव। हम्मीर देव यहाँ के राजा थे। कहाँ के? रणथंभौर के। तो रणथंभौर में जब हम्मीर देव का शासन था उस समय अलाउद्दीन ने क्या किया? राणा को दंडित करने के लिए, राणा को दंडित क्यों करना चाहा? क्योंकि राणा ने क्या किया था, या राणा हम्मीर देव ने क्या किया था, जो मुसलमान भाग करके दिल्ली से आ गए थे उन मुसलमानों को इसने शरण दे रखी थी। किसने? हम्मीर देव ने। तो इस बात से नाराज होकर के खिलजी ने इसको दंड देना चाहा और दंड देने के स्वरूप ही अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर पर आक्रमण किया। और यहाँ पर भी वही दो सेनापति रहे, एक उलुग खान और दूसरे नुसरत खान। इन दोनों के सेनापतित्व में एक सेना भेजी गई राणा हम्मीर देव के खिलाफ, और राणा हम्मीर देव के खिलाफ जो सेना भेजी गई उसमें नुसरत खान जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी ये इस युद्ध में मारे गए। और इस वजह से उलुग खान जो है उनको अपनी सेना को लेकर के पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह से जब हुआ तब इस परिस्थिति में खिलजी स्वयं कहाँ आ गया? रणथंभौर अपनी सेना लेकर के आ गया और लगभग 1 वर्ष तक इसने यहाँ पर डेरा डाले रखा। लगभग 1 वर्ष तक इसने यहाँ पर डेरा डाले रखा और लगभग 1 वर्ष तक शासन करने डेरा डालने के बाद भी जब इसको सफलता नहीं मिली तो इसने क्या किया? यहाँ पर जो हम्मीर के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रानमल, इसको इन्होंने किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। और ऐसे में रानमल ने खिलजी के सैनिकों को रणथंभौर दुर्ग पर चढ़वा दिया और आसानी से अलाउद्दीन खिलजी को जो है यहाँ पर विजय प्राप्त हो गई। और इस युद्ध में केसरिया बाना पहना किसने? हम्मीर देव और उसके सैनिकों ने। और ऐसे में वो युद्ध लड़ते हुए ही वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए तब रणथंभौर के मंदिरों को यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी लूटा। और इसके पश्चात ये जो रानमल है जिसने विश्वासघात किया था हम्मीर देव के साथ, इसको राजद्रोह के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी मृत्यु का दंड दे दिया, यानी इसको मौत के घाट उतार दिए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये चीज़ अच्छी तरह जानता था कि जो अपने राजा को धोखा दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके अलाउद्दीन खिलजी ने रानमल को मृत्यु दंड दे दिया या इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर दो तरह की जीत या 2 स्थानों की जीत अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होगी, पहले गुजरात की और दूसरी रणथंभौर की। अब तीसरी बात हम कर रहे हैं मेवाड़ विजय के विषय में कि मेवाड़ की जीत अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से प्राप्त की। तो यहाँ पर जो मेवाड़ है, मेवाड़ जिसको उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ ये सारे जो क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया जाता है वो मेवाड़ आता था पहले के समय में। तो लगभग 1303 ईस्वी में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उसने मेवाड़ की राजधानी पर आक्रमण किया। और उसका उद्देश्य यहाँ पर जो था वो साम्राज्य विस्तार नीति के साथ साथ रानी पद्मिनी भी थी। रानी पद्मिनी क्यों? क्योंकि इसका जो रूप सौंदर्य है, ये रूप सौंदर्य विश्व प्रसिद्ध था और इसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के ही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ विजय के लिए निकला था। तो यहाँ पर जब इसकी पत्नी का आकर्षण, यानी राणा रत्न सिंह जो हैं यहाँ के शासक, कौन? राणा रत्न सिंह। तो राणा रत्न सिंह की पत्नी जो है पद्मिनी देवी, इस पद्मिनी देवी के रूप सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपना शासन भी स्थापित करना चाहता था। तो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और अपना शासन स्थापित करने के लिए या राणा रत्न सिंह को अपने अधीन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ विजय के लिए आया। और यहाँ पर अंतिम समय तक जो युद्ध चला, उस युद्ध में जितने भी पुरुष सैनिक थे, जितनी भी पुरुष सेना थी, उसने केसरिया पहन करके अंतिम क्षणों तक युद्ध लड़ा। और पद्मिनी और उसके साथ वाली जो रानियां थी उन्होंने अपने आग को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी को वो प्राप्त होती इससे पहले वो सभी क्या हो गई? सती, यानी एक तरह से उन्होंने अग्नि जोहर किया। तो
केसरिया पहनने का मतलब है कि जब युद्ध में अंतिम समय तक युद्ध किया जाए पुरुषों के द्वारा, मरने मारने पर जब उतारू हो जाए तो वो केसरिया पहनना कहा जाता है। और जब महिलाएं जीवित अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दे तो वो जौहर कहा जाता है। सती क्या होता है? सती होता है जब अपने पति के साथ अग्नि में जला जाए तो वो सती कहलाता है। तो इस प्रकार मेवाड़ जो है वो भी अलाउद्दीन ने अपने राज्य में मिला लिया। और इस मेवाड़ विजय के विषय में और यहाँ पर जो कल्पना थी या पद्मिनी का जो नाम आया, इस पद्मिनी के नाम के विषय में अधिकतर इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये केवल एक कल्पना है, केवल एक कहानी है कि ऐसी कोई रानी थी जिसका रूप सौंदर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और जिसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ तक आया और ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। हकीकत इतिहासकार केवल इतना मानते हैं कि राणा रत्न सिंह जो हैं उनको दंडित करने के लिए या उनको अपने अधीन करने के लिए, अपनी अधीनता उनको स्वीकार करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ विजय के लिए आया। फिर बात करते हैं मालवा विजय की। मालवा विजय की, तो ये जो मालवा है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेज करके मालवा पर अधिकार कर लिया और यहाँ का जो राजा है कौन? महालक देव मांडू। ये महालक देव मांडू जो है वो वहां से भाग छूटा। महालक देव जो है वो यहाँ से भाग गया और यहाँ पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो गया। तो इस प्रकार गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़ और मालवा, इन चारों जगहों पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसके बाद इन उपयुक्त विजयों के अलावा मारवाड़ और जालोर, कौन सी दो जगह? मारवाड़ और जालोर जो है, इन दो जगहों पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपनी सल्तनत का परचम इसने यहाँ पर भी फहरा दिया। अब बात करते हैं, ये तो था अकबर माफ कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत का अभियान कि उसने उत्तरी भारत में किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया। तो आपने देखा कि लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का परचम फहरा दिया था, अधिकार में ले लिया था। और फिर जो हिस्सा बच रहा था वो था दक्षिण, जहाँ पर अधिकतर कोई भी अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया, यानी उत्तरी साम्राज्य का कोई भी अधिकारी या कोई भी शासक जो है वो दक्षिणी की सीमा की तरफ जाने की इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दक्षिण जो है वो उस समय यातायात की दृष्टि से भी और प्राकृतिक जो परेशानियां थी उनकी वजह से भी, प्राकृतिक भिन्नताएं जो हैं, जटिलताएं जो हैं, उनकी वजह से भी वहां पर शासन करना, उत्तर से दक्षिण को जोड़ करके रखना काफ़ी कठिन था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस दक्षिण विजय की ओर प्रयास किया। तो अलाउद्दीन से पहले जितने भी शासक हुए थे या मुस्लिम शासक हुए थे, उन्होंने भारत के दक्षिण की ओर कभी भी अपना साम्राज्य फैलाने की हिम्मत नहीं बढ़ाई या नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वहाँ पर कठिनाइयाँ अधिक थी। वहाँ पर संसाधन तो थे, लूटपाट करने को साधन भी बहुत थे, लेकिन धन संपदा भी काफ़ी थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ होती थी। उत्तर भारत से काफ़ी दूर पड़ता था, आवागमन के साधन उस समय सीमित थे और वहाँ की जो भौगोलिक दशा है, वहाँ की जो प्राकृतिक जो दशा है वो उत्तरी भारत के अनुकूल नहीं थी। तो ऐसे में कोई भी उस तरफ शासन करने का प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन जो अलाउद्दीन है उसका दक्षिण भारत की विजय करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो था या महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था वो था आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि उसे पता था कि उधर धन संपदा काफ़ी अथाह मात्रा में है। तो उसने वही नीति अपनाई दक्षिण के लिए जो कभी समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, यानी उसने इसके अंतर्गत समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण किया। क्या कि उत्तर में रह करके शासन किया जाएगा, लेकिन जो दक्षिण के राजा हैं या दक्षिण के जो शासक हैं उनको अपने अधीन करते हुए, अपने आधिपत्य में लेते हुए अपना साम्राज्य बढ़ाया जाएगा, अपना साम्राज्य विस्तारित किया जाएगा, ताकि हमें वहाँ से धन संपदा भी प्राप्त होती रहे। यानी उसने क्या अनुसरण किया, उसने क्या अपनाया कि एक बारी अगर हम दक्षिण पर अधिकार कर लेंगे तो वहाँ से जो कर के रूप में भुगतान हमें प्राप्त होगा वो हम अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है देवगिरी का। ये वही देवगिरी है जहाँ पर गुजरात के शासक
करण सिंह भागकर आ गए थे। तो देवगिरी के जो राजा हैं रामचंद्र देव, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। कौन? रामचंद्र देव यहाँ पर शासक के रूप में विराजमान थे, यहाँ पर आसीन थे। तो इस रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासन करने वाले थे जलालुद्दीन, उन्होंने युद्ध में हरा दिया था और जलालुद्दीन के अधीन रहते हुए ये कर का भुगतान कर रहे थे। लेकिन जलालुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जब अलाउद्दीन बैठा कुर्सी पर, साम्राज्य को उसने संभाला, तो जो कर भुगतान ये कर रहे थे उस कर को देने से इन्होंने मना कर दिया। ये कई वर्षों तक इन्होंने फिर कर नहीं दिया। ऐसे में इसको कर देने के लिए बाध्य करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने वापस इस पर आक्रमण किया। और दूसरा जो कारण था इसका वो ये था कि इसने गुजरात के जो राय करण सिंह थे जो भागकर यहाँ आ गए थे, उनकी पुत्री का नाम था देवल देवी। वो देवल देवी की माँ जो है उसका नाम था कमला देवी। और कमला देवी को प्राप्त करने के लिए भी, किसको? कमला देवी को प्राप्त करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी आना चाहता था। तो देवगिरी अभियान का दूसरा उद्देश्य जो हम वो क्या मान सकते हैं? कमला देवी को प्राप्त करना। यानी पहला तो था इससे कर प्राप्त करना रामचंद्र देव से, और दूसरा जो उद्देश्य था वो था कमला देवी को प्राप्त करना। तो इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने इधर हमला किया। और इस प्रकार आक्रमण के लिए जब उसने मलिक काफूर को यहाँ पर भेजा, किसको? मलिक काफूर को जब उसने हमला करने के लिए यहाँ पर भेजा या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब उसने भेजा, तो उसके साथ एक सहयोगी को भेजा जिसका नाम क्या था? अल्प खान। ये इसका सहयोगी था, किसका? मलिक काफूर का। तो मलिक काफूर और अल्प खान को यहाँ पर भेजा गया। इन दोनों ने क्या किया? देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव जो है उसको पराजित करके संधि के लिए मजबूर भी कर दिया। और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी के पास जब रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा गया, तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया और इसको वापस अपना साम्राज्य दे दिया, लेकिन एक संधि के तहत। ठीक है, तो अच्छे बर्ताव का परिचय दिया अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर। फिर इसी प्रकार वारंगल विजय की अगर हम बात करें, वारंगल विजय, तो इस वारंगल विजय का क्या सीन था कि मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी थी ये कभी वारंगल, जिस पर आक्रमण किया। अब यहाँ के जो राजा हैं रुद्रदेव द्वितीय, कौन? रुद्रदेव द्वितीय जो यहाँ के राजा थे, राजा रुद्रदेव द्वितीय ने वीरता के साथ मलिक काफूर की सेना का सामना किया, लेकिन अंतिम समय में उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण करना पड़ा किसको? वारंगल के राजा रुद्रदेव को। और इस प्रकार आत्मसमर्पण करने के बाद इन्होंने एक तो वार्षिक कर देने का वचन किया, साथ ही साथ इन्होंने 300 हाथी और 7000 घोड़े भी किसको प्रदान किए? मलिक काफूर को प्रदान किए। इसके बाद द्वार समुद्र की विजय, द्वार समुद्र की विजय। तो द्वार समुद्र की विजय में क्या था कि अलाउद्दीन ने द्वार समुद्र पर आक्रमण करने के लिए भी मलिक काफूर को ही भेजा, और मलिक काफूर का एक और सहयोगी यहाँ पर भेजा, जो कौन था? ख्वाजा हाजी। इन दो व्यक्तियों को अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो यहाँ पर जो राजा बल्लाल था उसने सेना का कौन? यहाँ का राजा कौन? बल्लाल। इस बल्लाल के साथ परेशानी क्या हुई कि अचानक आक्रमण होने की वजह से, यानी मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी ने जब अचानक आक्रमण कर दिया, कहाँ पर? द्वार समुद्र पर, तो बल्लाल को अपनी आत्मरक्षा करने का समय अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे में अधिकार किसका हो गया? इस द्वार समुद्र पर भी उसी मलिक काफूर यानी अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सेनापति का। और इसने भी क्या कर लिया? इसने भी अलाउद्दीन खिलजी और
जो दिल्ली सल्तनत है उसकी अधिकारिता स्वीकार कर ली या उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए इसने भी साम्राज्य को चलाना उचित समझा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि द्वार समुद्र के जो शासक है, द्वार समुद्र के जो नेता थे या राजा थे, कौन? बल्लाल, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें मदुरा विजय की। कहाँ की? मदुरा विजय की। ये जो मदुरा है इसका दूसरा नाम पुस्तकों में पांडे भी मिलता है, पांडे विजय की। तो यहाँ पर जो दक्षिणी प्रायद्वीप का अंतिम छोर, ये जो मदुरा है जिसको मदुरई के नाम से भी जानते हैं, वो मदुरई जो है वो दक्षिणी सीमा का अंतिम बिंदु था, अंतिम छोर था, अंतिम पड़ाव था, अंतिम बिंदु था। क्या? ये मदुरा या मदुरई जो था। तो यहाँ के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए या यहाँ के शासन को प्राप्त करने के लिए वीर पांडे और सुंदर पांडे नाम के दो भाई थे। कौन? एक तो था वीर पांडे और दूसरा था कौन? सुंदर पांडे। ये दो भाई थे। इन दोनों भाइयों में जब इस बात को लेकर के प्रतिस्पर्धा हुई या इन दोनों के बीच जब संघर्ष चला तो सुंदर पांडे जो है उसको वीर पांडे ने पराजित कर दिया। ये जो वीर पांडे है इसने सुंदर पांडे को पराजित कर दिया और सुंदर पांडे से में कहाँ चला गया? खिलजी के पास चला गया। कहाँ? दिल्ली। सुंदर पांडे जो है वो खिलजी में दिल्ली में खिलजी के पास चला गया। और ऐसे में अलाउद्दीन ने जो है वो सिंहासन प्राप्त कराने के लिए किसकी सहायता की? सुंदर पांडे की सहायता की। यानी खिलजी ने अपनी सैनिक सहायता दी किसको? सुंदर पांडे को। फिर काफूर जो है वही सुंदर पांडे के साथ, कौन? काफूर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण की नीति में सबसे बड़ा जो सहयोगी बनकर के उभरा अलाउद्दीन खिलजी का, वो कौन था? काफूर, क्योंकि अधिकतर सैनिक अभियान इसी के नेतृत्व में पूरे हुए। तो यहाँ पर जब मलिक काफूर जो है वो अपनी सेना लेकर के गया सुंदर पांडे की सहायता करने के लिए, तो उस सेना के सामने क्या हुआ? वीर पांडे जो है वो भाग खड़ा हुआ है या ये यहाँ से भाग गया। और ऐसे में यहाँ पर मलिक काफूर ने अधिकार कर लिया। उसने मदुरई को विध्वंस करके उसको नष्ट करके वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। मस्जिद का निर्माण करवा दिया किसने? मलिक काफूर ने। कहाँ पर? मदुरा में या पांडे में। दोनों क्षेत्र लगभग एक ही हैं। तो इस प्रकार से जब मलिक काफूर दक्षिण की विजय करके लौटा तो उसके पास क्या थे? या उसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या सौंपा? 321 हाथी, लगभग 20,000 घोड़े। ये जीके के प्रश्न भी बनते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और 2750, कितना? 2750 पाउंड का सोना। ये कुल मिलाकर के इतनी धन संपदा इसने यहाँ से लूटी, इसने यहाँ से प्राप्त की, जिसका उपयोग इन्होंने कहाँ किया? साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने में किया। और यहाँ से लौटते हुए जो देवगिरी था उसने इस पर वापस से आक्रमण किया। कहाँ? देवगिरी पर। देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया, वापस आक्रमण किया, फिर से आक्रमण किया। तो देवगिरी का जो पुनः आक्रमण था उसमें रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, पहले कौन था यहाँ पर? रामचंद्र देव। पिछले थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रामचंद्र देव जो है उसने जलालुद्दीन के समय, रामचंद्र देव जो है उसने जलालुद्दीन के समय अधीनता स्वीकार कर ली थी। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी बना तो उसने कर वगैरह देने से इनकार कर दिया था। कुछ समय से वो कर नहीं दे रहा था, जिसका दंड देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी। और इसकी जो बीवी थी, इसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी से विवाह कर लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। और इसके बाद जब इसका पुत्र शासक बना जिसका नाम क्या था? शंकर देव। शंकर देव यहाँ का शासक बना। तो शंकर देव जो है उसने भी वही गलती की कि
नियमित जो वार्षिक कर था वो वार्षिक कर उसने नहीं चुकाया, यानी एक तरह से उसने टैक्स अलाउद्दीन खिलजी तक नहीं पहुंचाया। तो ऐसे में काफूर ने यहाँ पर भी आक्रमण किया और आक्रमण करके इसने क्या किया, शंकर देव को पराजित कर दिया। किसने? काफूर ने, मलिक काफूर ने शंकर देव को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में मृत्यु हो गई किसकी? शंकर देव की। शंकर देव मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसे में देवगिरी पर पुनः विजय का परचम फहरा दिया किसने? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर कौन? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। तो इस प्रकार से जो दक्षिण की विजय थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, इनके विषय में हमने आज देखा कि दक्षिण विजयों में किस प्रकार से उसके सेनापति उल्लू खान, नुसरत खान और मलिक काफूर ने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी कुछ योगदान दिया। और ये जो दक्षिण की विजय थी ये विशेष तौर पर उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुई। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, क्योंकि उत्तरी भारत से जितना शासन उसको प्राप्त करना चाहिए था उतना उसने कर लिया था, लेकिन इस शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो धन संपदा की आवश्यकता थी वो उसको कहाँ से प्राप्त हो सकती थी? दक्षिण से प्राप्त हो सकती थी। और इसी दक्षिण की विजयों के आधार पर या दक्षिण को जीत करके उसने अपार धन संपदा को प्राप्त किया भी। तो इस प्रकार से उसने सेना संगठन किया, साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, साम्राज्य को सुशासन प्रदान किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अनेक विजय थी, अनेक जीत थी, युद्ध विजय थी, जिनको पढ़ करके हमने ये समझा, हमने ये जाना कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। संपूर्ण भारत पर उसने आधिपत्य जमाने की कोशिश की और सिकंदर महान जो था उसका अनुसरण करने की कोशिश उसने की। और दक्षिण की नीति के तहत उसने समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया। तो इस विषय में एक इतिहासकार हैं, कौन? के.एस. लाल। के.एस. लाल ये क्या कहते हैं कि दक्षिण में काफूर के अभियानों के पीछे वही प्रयोजन काम कर रहे थे जो उत्तर में महमूद गजनवी के पीछे थे। यानी दक्षिण में मलिक काफूर ने जो जो प्रयास किए, यानी उसके दक्षिण में विजय करने के पीछे जो कार्य प्रणाली थी या उसके जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में वही झलक दिखाई दे रही थी जो महमूद गजनवी के दिखाई दे रही थी। कब? गजनवी के उत्तरी हिस्से में विजय प्राप्त करने पर दिखाई दे रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा के.एस. लाल ने कहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के विषय में पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों के या उसके युद्ध अभियानों के विषय में पढ़ा, दक्षिण के युद्ध अभियानों के विषय में पढ़ा, उत्तर के युद्ध अभियानों के विषय में पढ़ा। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और अंत में क्या बचता है? सब्सक्राइब। इसकी अपेक्षा मुझे आपसे बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी उम्मीद मुझे आपसे बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसके विषय में बताएं, क्योंकि इसमें पैसा तो आपको लग नहीं रहा है। बस आप अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं तो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेशन अवश्य मिलता है। तो उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करेंगे और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर आदि करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आज के लिए धन्यवाद।